हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट ये वीडियो नंबर थर्ड है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका ये थर्ड वीडियो है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, फॉरेन ट्रेड क्या था, इस सारी इन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी तक अपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर फर्स्ट था, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों एक बार मैं फटाफट से वापस रिकैप करवा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि सर इंडिया की क्या क्या कंडीशंस थी बिफोर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले क्या कंडीशंस थी। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तो अपनी कंडीशन प्रॉस्परस, एग्रीन और हैंडीक्राफ्ट थी। उसके बाद में देखा कि जब ब्रिटिशर्स थे कहाँ पर, इंडिया में, तब क्या कंडीशंस थी। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि सर जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ है सर, वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में है। उसके बाद में भी दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट फॉर द फूड, है ना, तो भी उनको खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर अपन ने और बात किया था कि सर किसी भी पर्टिकुलर नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो आपको पता होना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करते हैं। क्या इसके रिगार्डिंग क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कोई एक्शन लिया था, तो ध्यान रखना इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन कुछ इंडिया के ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपने लेवल पर जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट किया था। तो कौन कौन से हैं जिन्होंने अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था। फर्स्ट था दादू भाई नारोजी, ठीक है, डिग्बाय, फिर वी के आर वी राव, आर सी दसी। ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपने खुद के लेवल पर जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट करने का ट्राई किया था। तो ध्यान रखना सबसे सिग्निफिकेंट जिसका माना गया जाता है क्या आपका ये नेशनल इनकम, वो है वी के आर वी राव, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था और पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट जिसका सबसे कंसिडर्ड माना जाता है, जिसका सबसे सिग्निफिकेंट माना जाता है, वो है डॉक्टर वी के आर वी राव। फिर ध्यान रखना है कि 20th सेंचुरी यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो रियल आउटपुट और ग्रोथ थी वो लेस देन 2% थी और पर कैपिटल इनकम 0.5% थी। ये कुछ डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देन आफ्टर अपन एग्रीकल्चर की बात की थी कि सर एग्रीकल्चर की बात की कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपको पता है कि इंडिया की उस टाइम पर कहाँ पर लिव कर रही थी, तो वो विलेजेस में कर रही थी। और मेन लाइवलीहुड की बात करें तो उनका मेन लाइवलीहुड क्या था, तो उनका मेन लाइवलीहुड था सर एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो भी वो भी प्रोडक्शन करते थे। उसके बावजूद भी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड। तो क्या क्या सिस्टम था, क्या कैसे कैसे क्या था, तो इसके अंदर अपन सारी चीज़ें पढ़ी। लैंड सेटलमेंट मेन रीजंस क्या था, फर्स्ट था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या था मेन चीज़, जमींदारी सिस्टम था। फिर जो प्रॉफिट लेता था वो किस फॉर्म में लिया जाता था, लगान के फॉर्म में लिया जाता था। फिर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या पढ़ा अपन ने कि सर इसके अंदर ये पढ़ा कि जो भी आपका ये था कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है अदर देन द सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात की थी सर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की। सर जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी उसके कुछ रीजंस थे। उसके रीजंस ये थे कि सर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई HYV सीड्स यूज़ नहीं करता था उस टाइम पर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे किसके, लो लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन, यानी कि मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड थी किसकी, इंडिया की, वो कहाँ गई, वो पार्टीशंस के अंदर डिवाइड हो गई। कहाँ पर, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान नाउ द बांग्लादेश, ठीक है। जो जूट प्रोडक्शन एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान का, वो अब वहाँ अपने से चला गया, दूर हो गया। दोस्तों आज की टॉपिक की बात करते कि सर आज से अपन क्या स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी हेल्प की थी, कैसे डिस्ट्रॉय किया था पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कैसे हिला के रख दिया था, सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको जहाँ अभी तक अपन ने पढ़ा वहाँ तक कोई इशू नहीं आ रहा होगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे नोट्स भी, जिनको रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने नोट्स पे प्रेफर किए। और दोस्तों की जो आपकी कोई भी पर्टिकुलर फैकल्टी वो बोलते होंगे आपको कि ये बुक रेफर करो, ये करो। तो दोस्तों ध्यान रखना जो आपका पेपर बनता है CBSE बोर्ड का वो फुल ऑन NCERT बेस बनता है।
तो आपको इन नोट्स को अच्छे से पढ़ के देन आफ्टर आप जितनी बार एनसीईआरटी रीड करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे फैकल्टीज बोलती कि ये बुक अच्छी होती है, ठीक है, आप एक रेफरेंस के लिए कोई नोट्स या फिर कोई बुक्स पर्टिकुलर बुक्स परचेज कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी होती है उससे ही आपका पेपर बनता है, वो ही आपका बेस होता है, तो उसको आप अच्छे से करके जाना, है ना। एनसीईआरटी का अपना मेन बेस रहता है, तो एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ना। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। बात करते हैं कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था उस टाइम पर, कैसे कैसे था। एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं, रीड करते हैं और देखते हैं। सम इंडियन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग द सर्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट enjoy the worldwide reputation. India has the particularly well known in the handicraft industry, but overall the poor state in the industrial sector briefly discussed as under। ठीक है, इंडिया का अपना खुद का एक कह सकते हो कि गुडविल क्रिएट कर रखी थी, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर। तो मेन बात करें कि कौन सा ऐसा सेक्टर था इंडस्ट्री में, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जहां पर इंडिया को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता था, ऐसे अपन कह सकते हैं, तो वो है दोस्तों आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन जो मोस्ट प्रोडक्ट था क्या, वो था हैंडीक्राफ्ट। यानी कि हैंडीक्राफ्ट की जो भी चीज़ें थी वो बहुत सी ज़्यादा आपकी फेमस थी, है ना दोस्तों, कहाँ पर, इंडिया की। ठीक है, चलिएगा अब इसकी बात करते कि ऐसे क्या रीजन थे जिनकी वजह से कुछ इश्यूज आए, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर अपन ने कहा कि पुअर स्टेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे कि यहाँ लिख रखा है, बट ओवरऑल द पुअर स्टेट इन द, मतलब ओवरऑल की बात करें तो क्या पुअर स्टेट था, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो देखते हैं कि एक पॉइंट को समझते हैं अच्छे से, चलिएगा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दोस्तों जब बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जनरली डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या, डिक्लाइन ऑफ व्हाट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी कि जहां जो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस थी वो क्या हो रही, डिक्लाइन हो रही है, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए अपन ने यूज किया डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, वेट फॉर मिनट, चलिए वन सॉरी फॉर कुछ टेक्निकल इशू था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में फर्स्ट अपन ने पढ़ा कि डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। सर उस टाइम पर जो भी इंडस्ट्रीज थी, कौन सी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब क्यों कम हो रही थी, कैसे कम हो रही थी, वो सारी चीज़ें अपन अच्छे से पढ़ते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ध्यान रखना जहाँ पर कहाँ पर वर्ड अपन ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है और कहीं जगह अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट भी यूज़ कर रहा है, तो दोनों चीज़ें एक ही है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज base was allowed to come up. The primary motive of the British route behind the deindustrialization was twofold। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, डिस्ट्रॉयड कर रही थी, किसको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। अब इसके पीछे जो मेन दो कुछ रीजंस है जिनको अपन अच्छे से देखते हैं कि सर कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने किया। तो देखते हैं कि क्या था। तो देखना, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया एट द चिपर रेट टू बी यूज्ड बाय द मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू मार्केट एट द हायर प्राइस। जैसे कि स्टार्टिंग में अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, जब मैंने आपको बोला था कि इसको अपन अच्छे से बाद में समझेंगे, एक बार मैं वापस आपको लेके जाता हूँ वहाँ पर। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि दे ट्रांसफर इंडिया इनटू सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने बोला था इसको अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो पॉइंट आ चुका है। वो पॉइंट क्या है यहाँ पर अपन अच्छे से समझेंगे, देखिएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्यों डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों की, तो उनका जो दो मोटिव था, उनका जो मोटिव था वो ये था कि इंडिया को क्या करना, कि इंडिया के यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना चिपर प्राइस में, यानी कि सस्ती रेट में अपने को यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल अपने को यहाँ से मिल रहा है वो लेके जाना। और कहाँ लेके जाना, ब्रिटिशर्स के यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो कंपनीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर सेटअप है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ पर यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना और वहाँ पर फिनिश गुड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और वही फिनिश गुड्स को वापस इंडिया में सेल आउट करना एट द हायर प्राइस। ये इसके दो मोटिव थे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का क्या मेन मोटिव था। तो ध्यान रखना क्या मेन मोटिव था, टू गेट
raw material from India at the cheaper rate to be used by modern industry in Britain and to sell the finished products of British industry in India market at the हायर प्राइस। ठीक है, यानी कि सस्ती रेट में अपने यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना और वहाँ पर प्रोडक्शन करना और देन आफ्टर जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हायर प्राइस में वापस इंडिया में ही सेल आउट करना, ये उनका मेन मोटिव था। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत, डाउट, परेशानी आती है तो आप हमसे जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं वहाँ से आप पूछ सकते हो विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द India's renowned handicraft industry was the introduction of the discriminatory tariff policy by the colonial government। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जो मेन रीजन था इसका डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का वो था कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द टैरिफ पॉलिसीज, उन्होंने कुछ पॉलिसीज भी लगवाई थी। ठीक है, क्या क्या थी, कैसे कैसे थी, वो पढ़ते हैं। द पॉलिसी अलाउड द फ्री एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया and free importer of the final goods of British industries to India. However, heavy duty was imposed by the exporter of the Indian हैंडीक्राफ्ट। यानी उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी पॉलिसीज लगा दी थी, रूल्स रेगुलेशन एलिगेशंस लगा दिए थे कि अगर आप जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बाहर सेल आउट करोगे, ठीक है, आउटसाइड द इंडिया, तो आपको कुछ जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन सेटअप किए थे उनको फॉलो करना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो ये कुछ रीजंस थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ टैरिफ पॉलिसीज लगी थी। किसने लगी थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट। किसके ऊपर लगी थी? इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। फिर कॉन्सिक्वेंटली डोमेस्टिक मार्केट वर फुली ऑफ ब्रिटिश लॉ प्राइस फिनिश्ड गुड एज अ रिजल्टेड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइस था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो क्या था, बहुत ज़्यादा हायर हो जाता था, क्योंकि टैक्सेस लगने के बाद में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डेट्स वाई वो क्या हो गया था, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे कम हो गई थी। फर्स्ट डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट में आपको अच्छे समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब मेन पॉइंट ये है कि सर एडवर्स इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट आया किसके ऊपर, कि जब क्या इफेक्ट आया कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को धीरे धीरे बंद हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या आया। ठीक है, किस चीज़ का इफेक्ट आया? तो द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट इन द मास लेवल। ठीक है, क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, टू गिव द एग्रीकल्चर लाइवलीहुड द क्रिएट द ओन बर्डन ऑफ द। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि सर जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, जो इतने सालों से काम कर रहे थे कहाँ पर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, वो अब धीरे धीरे कंपनियां बंद हो गई। तो सर कुछ सेल्फ कंजप्शन के लिए कुछ चीज़ें खाने को तो चाहिए, तो खाएंगे कैसे? तो वो वापस कहाँ पर आ गए? एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मूव ऑन हो गए। कहाँ मूव ऑन हो गए? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो गया? बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर विलिंगनेस हो गया, ओवर बर्डन हो गया। कहाँ पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैसे हुआ? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मास स्केल पे हुआ था। कहाँ पर? आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। तो जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे, जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे, वो छोड़ के वापस कहाँ पर आ गए? आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। फिर ये थर्ड है लैक ऑफ द कैपिटल गुड। इसको और अच्छे से आप रीड आउट कर देना, है ना, मैं और आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। इंडिया मेड द गुड्स मेड नॉट विथ स्टैंड विद द फॉरेन कंपनीज ऑफ द मशीन मेड चिपर गुड्स। इट इनकरेज द इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो अपने यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी चिपर प्राइस में और गुड्स बनाती थी, और उन्हीं गुड्स को वापस इंडिया के मार्केट में सेल आउट करती थी। तो अब इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो क्या होता था कि फॉरेन मार्केट के पास में मशीन्स थी, ब्रिटिशर्स के पास अच्छी मशीन थी, तो वो उनकी पर कॉस्ट यानी पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती थी? कम आती थी। तो वो जो अपना इंडियन मार्केट था, वो इंडियन मार्केट के जो प्रोडक्ट थे वो स्टैंड नहीं कर पाते थे, कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। किसके साथ में? फॉरेनर या फिर ब्रिटिशर्स के साथ में। फिर है लैक ऑफ द कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा सर डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सेकंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। थर्ड पढ़ रहे हैं लैक ऑफ द कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच
आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल एंड द करंट कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि कोई भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था किसने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, रिगार्डिंग द कैपिटल इंडस्ट्रीज, यानी कोई अच्छी कैपिटल इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पर सेटअप नहीं की थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट द फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। कोई कोई भी ऐसी इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप नहीं की थी जिसकी वजह से कि कुछ फायदा मिले, कुछ बेनिफिट मिले, किसको, इंडिया को। ब्रिटिश रूल डिड नॉट पे अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड टू इंडियन डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना, आप डिपेंडेंट ऑन देम है ना। उन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उनका मेन मोटिव ये था कि उनको डिपेंडेंट बनाना, किसको, इंडिया को, किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। डेट्स वाई उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया रिगार्डिंग द मतलब किसी भी सेक्टर्स को उन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। उनका ये मेन मोटिव ये था कि इंडिया को पूरा तरह से डिस्ट्रॉय करना और डिपेंडेंट करना, किसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। फिर लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि जीडीपी में भी कम कंट्रीब्यूशन होगा। डेट्स वाई ऑब्वियसली चीज है ना, जहां पर आप प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ओवरविलिंगनेस है, तो क्या जीडीपी में ग्रोथ होगी, क्या इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, क्या नहीं होगी। तो वही चीज है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेंड वेरी स्लो, ठीक है। तो इस पॉइंट में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर फिफ्थ पॉइंट पर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सर जो पब्लिक सेक्टर्स थे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल था। द लिमिटेड एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स was also sufficient reason for the drawback of the industrial sector. The public sector remained confined with the railways, power generation, ports, ठीक है। कोई ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रहा था, कौन, पब्लिक सेक्टर। कुछ एक दो चीज़ें थी, जैसे कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की माने तो एक रेलवेज, ठीक है, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, डैम्स, ये कुछ चीज़ें थी जो वो पब्लिक सेक्टर के जरिए अपन कह सकते हैं कि कुछ थी, ठीक है। बाकी कोई इतना कोई बड़ा टास्क नहीं था या फिर कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया था, किसने, पब्लिक सेक्टर ने, ठीक है। इंडिया में कुछ रेलवेज थी, एक तो मेन अगर बोले जाए तो एक रेलवेज का थोड़ा उनका था, रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। पावर जनरेशन, पोर्ट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है फिनिश। क्या क्या पढ़ा कि सर, सबसे पहले अपने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन में डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर सेकंड पॉइंट था एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। फिर कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स पढ़े अपन ने। देन आफ्टर अपन ने पढ़ा कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, इंडस्ट्रियल सेक्टर के। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो से डेमोग्राफिक कंडीशंस स्टार्ट करेंगे अपन अच्छे से। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं फॉरेन ट्रेड कि सर फॉरेन ट्रेड क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। दोस्तों अभी भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर किसी भी पॉइंट में आपको सर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये चैनल ज़रूर शेयर करना, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़ और ग्रेजुएशन लेवल की क्लासेस अपलोडेड है, मिल जाएगी। और कंपटीशन एग्जाम से कि उदयपुर राजस्थान से कोई हो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम फॉर द स्टेट लेवल, ठीक है, राजस्थान लेवल की उदयपुर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। द restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition of the volume of the India's foreign trade compared, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है किसके, आपके फॉरेन ट्रेड के। एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड, ठीक है। इंडिया को क्या बनाता है, एक्सपोर्टर। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब आई होप का आप सबको पता होगा, एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि सामान बाहर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है वहां से कुछ चीज इंडिया में लाना। तो एक्सपोर्टर यानी कि जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट कर रही थी कौन, इंडिया, और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स। इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल, कॉटन, वूल, सुगर एक्सेट्रा, एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स सच एज कॉटन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक मशीन एंड एक्सेट्रा। यानी कि जो अपन रॉ मटेरियल भेज रहे थे, जैसे कि कॉटन भेजा तो कॉटन से वो अपने को कॉटन शर्ट्स यानी कि सॉरी कॉटन क्लॉथ्स बना के भेज रहे थे। फिर कुछ और चीज़ें भेजी तो उसकी वजह से वो ये तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे कौन, इंडिया, और
इंपोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड। सेकंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन while the rest were allowed with the few countries, तो चाइना, श्रीलंका, ईरान, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या था, बहुत ज़्यादा मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी। आप हर किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना हो तो कि तो हमारे साथ यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ ही करो, या फिर चाइना, श्रीलंका, ईरान के साथ ही करो। इसके अलावा आप कहीं भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, एलिगेशंस लगाए थे किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, ठीक है, कब ओपन किया था, ठीक है, स्विस कैनाल, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रूट था शिप के जरिए बिटवीन इंडिया एंड द ब्रिटेन। अब आप बोलोगे ये क्यों बनाया गया, तो इसका ये मेन मोटिव था कि एक मतलब क्या होता था कि उस टाइम पर रोड्स वोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, आपको भी पता है, पब्लिक सेक्टर्स भी एक अच्छा नहीं था। तो तब क्या करते थे दोस्तों, ये कि इन्होंने सोचा कि अपने को जो एक्सपोर्टर, इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया था किसका, रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल फास्ट यानी कि फटाफट जा सकते हैं इंडिया से ब्रिटेन, तो एक डायरेक्ट लिंक्ड चेन बना दी थी, ठीक है। उसको नाम दिया स्विस कैनाल, जो बनाया था 1869 में, ठीक है। इसमें भी इनका खुद का ही इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पड़ा, एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकंड पड़ा मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल्स। थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। यानी इंडिया की वेल्थ थी वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम द एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स एंड द इंपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड। देयर वाज हग एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सिस एक्सपोर्ट, हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस यूज, ठीक है। तो जो आपका एक्सपोर्ट यूज हो रहा था, जो सरप्लस हो रहा था, तो वो कहाँ यूज कर रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो देखना टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय दैन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो उनको सरप्लस मिलता था, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते थे, तो टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, सॉरी ब्रिटेन। यानी कि जो भी ऑफिसेज एक्सपेंस, जो भी ऑफिसेज का जो एक्सपेंस होता था वहाँ पर वो जो भी पैसा होता था वो पे करते थे। टू मीट एक्सपेंस ऑन वार फॉर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होते थे वार के रिगार्डिंग उनको पे करते थे। फिर टू इम्पोर्ट इनविजिबल सर्विसेज, कुछ इनविजिबल सर्विसेज होती थी उनके ऊपर वो पैसा पे करते थे। तो फॉरेन ट्रेड में क्या पड़ा दोस्तों, फॉरेन ट्रेड में 2 to 3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। importer of the primary product and exporter of the primary product and importer of the finished goods, ये याद रखना। मोनोपोली कंट्रोल क्या था, ब्रिटिश रूल ने उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि यहाँ ही आप ट्रेड कर सकते हो। स्विस कैनाल ओपन किया 1869 में, ये याद रखना डेटा। क्यों ओपन किया था, उनका मेन इंटेंशन यही था कि यहाँ से अपन रॉ मटेरियल फास्ट लेके जा सकते हैं। फिर जो पैसा बचता था, जो सरप्लस मनी होता था, उसको कहाँ यूज़ करते थे, तो 3 से 4 पॉइंट है। सबसे पहले एक्सपेंसेस, जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते थे वहाँ पर उनको पे करते थे, वार पे खर्चा होता था, और कुछ सर्विसेज होती थी वहाँ पर खर्चा करते थे। तो दोस्तों आज अपन ने कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर और आपका फॉरेन ट्रेड, ठीक है। यहाँ से देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, और आपके टर्म 1 एग्जाम में, या फिर कह सकते हैं कि यूनिट टेस्ट में। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़कर जाना। अगर आपको अभी भी किसी भी तरह से किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होता है तो आप हमसे फ्रीली कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। हमारी क्लास से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।